उत्तम कृति अंधेर नगरी चौपट राजा, जहाँ गुरु अपने दो शिष्यों के साथ एक नगर की ओर भिक्षा याचना के लिए जा रहे हैं। दूर से देखने पर यह नगर बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है यहाँ हमें भिक्षा अधिक मिलेगी। आपके मुंह में घी शक्कर गुरुजी। अधिक भिक्षा प्राप्त करने के लिए देवानंद तुम उत्तर दिशा में जाओ और चेतनानंद तुम दक्षिण दिशा में जाओ। देवानंद भिक्षा मांगते मांगते नगर बाजार में पहुंचता है और वस्तुओं के भाव पूछता है। अरे भाई, ये सेब कैसे दिए? टके सर पंडित जी। और ये पपीता? वो भी टके सर, यहाँ सब कुछ टके सर है। भाई साहब, चने क्या दाम में मिलेंगे? टके सेर पंडित जी। और काजू बादाम? वो भी टके सेर, सब टके सेर। अरे वाह, यहाँ तो सारी चीजें टके सेर से मिलती हैं। दाम पूछने के लिए देवानंद मिठाई की दुकान पर जाता है। अरे भाई, लड्डू क्या दाम में है? टके सर पंडित जी। और काजू कतली? वो भी टके सर पंडित जी। काजू कतरी के सस्ते दाम सुनते ही देवानंद के मुंह में पानी आ जाता है। पंडित जी, आप अजनबी लग रहे हो। अरे भाई, इस नगर में केवल मिठाई ही नहीं, किसी भी दुकान पर चले जाओ, सारी वस्तुएं टके से मिलेंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे इस नगर का नाम क्या है? इस नगर का नाम अंधेर नगरी है। और यहाँ के राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। अरे वाह, यह तो शहर बन गया। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। पंडित जी, सिर्फ पूछताछ ही करोगे या कुछ लोगे भी? अवश्य लूंगा वत्स। इस नगर से मुझे भिक्षा में 7 पैसे मिले हैं, तो 3.5 सेर मिठाई तोल ले दो। जी हाँ, क्यों नहीं, अभी तोल देता हूँ। परंतु पंडित जी, कौन सी मिठाई तोलूं, लड्डू या काजू कतली? काजू कतली दो ना। काजू कतली इतनी सस्ती मिलती है तो लड्डू थोड़े खाऊंगा। वैसे पंडित जी, आपको यह नगरी कैसी लगी? मैं तो सोच रहा हूँ यहीं पर बस जाऊँ। फिर देवानंद गुरुजी के पास जाने के लिए चल पड़ता है। भिक्षा ले आए देवानंद? तुम्हारा झोला देख के लगता है सबसे अधिक भिक्षा तुम ही लेकर आए हो। हाँ गुरुजी, इस नगरी में सारी वस्तुएं टके सेर से मिलती है। मुझे भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, तो उन पैसों से मैंने 3.5 सेर मिठाई ले ली, और वह भी काजू कतली। क्या तुम सच कह रहे हो? इस नगर में सारी वस्तुएं टके शेर से ही मिलती है? तब तो हमें इस नगर से जल्द चले जाना चाहिए। यहाँ क्षण भर भी रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। माफ करना गुरुजी, मैंने तो कुछ और ही सोचा है। क्या सोचा है? मैं तो इस नगरी में हमेशा के लिए बस जाना चाहता हूँ। ऐसी अद्भुत नगरी हमें और कहीं नहीं मिलेगी। हर चीज टके से। थोड़ा कमाओ फिर भी खाओ। हा हा हा। गुरुजी ने देवानंद को अपने साथ चलने के लिए खूब मनाया, पर देवानंद नहीं माना। अंत में थक हार कर गुरुजी ने कहा, ठीक है देवानंद, यहाँ पर तुम्हारी जान पर भी बना सकती है। एक बात और ध्यान रखना, कभी संकट पड़े या जान पर बनाए तो मुझे याद कर लेना। तुम्हें बचाने के लिए मैं जरूर आऊँगा। ठीक है शिष्य, चलो। गुरुजी अपने दूसरे शिष्य के साथ अपने गंतव्य की ओर चल पड़ते हैं। राज दरबार, जहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठे हैं। तभी सिपाही एक व्यक्ति को राजा के सामने पेश करते हैं। बोलो, क्या हुआ? महाराज, मुझे न्याय चाहिए। बल्लू बनिए की दीवार गिर गई है, मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। मुझे न्याय चाहिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए। अच्छा, तो कसूर बल्लू बनिए का है। बल्लू बनिए को पेश किया जाए। जी महाराज।
बल्लू बनिया हाजिर है महाराज। बताओ बल्लू, इसकी बकरी कैसे मर गई? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। कारीगर ने दीवार कच्ची बनाई थी, इसलिए दीवार गिर पड़ी। अच्छा, तो कसूर कारीगर का है। बल्लू बनिया को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। जी महाराज। कारीगर हाजिर है महाराज। बोल कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, बकरी के मरने में मेरा कोई दोष नहीं है। चूने वाले ने ऐसा चूना खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, तो ये बात है। कसूर तेरा भी नहीं है। चूने वाले को हाजिर करो। जी महाराज। चूना वाला हाजिर है महाराज। चूने वाले, बता तूने चूना खराब क्यों बनाया? महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मिस्त्री ने चूने में पानी ही कम डाल दिया, जिससे चूना खराब हो गया। अच्छा, तो बकरी के मरने का कारण मिस्त्री है। मिस्त्री को लेकर आओ। जी महाराज। मिस्त्री हाजिर है महाराज। क्यों भाई मिस्त्री, चूने में पानी कम क्यों डाला, जिसकी वजह से दीवार गिर गई? मैंने पानी तो बराबर डाला था, उसमें से हरिया की बकरी ढेर सारा पानी पी गई, इसलिए दीवार गिर गई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज, मैं निर्दोष हूँ। तो कसूर हरिया का ही है। हरिया को फांसी पे चढ़ा दो। महाराज, मैं तो इंसाफ मांगने आया था और आपने मुझे ही गुनहगार बना दिया। हमारे इंसाफ के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं। तेरी बकरी की मौत का जिम्मेदार तू खुद है। अगर तू बकरी को बांध कर रखता तो बकरी मिस्त्री का पानी नहीं पीती। बकरी ने पानी ना पिया होता तो चूना ठीक बना होता। चूना ठीक बना होता तो कारीगर ने दीवार भी मजबूत बनाई होती, और दीवार मजबूत बनी होती तो दीवार गिरी नहीं होती, और दीवार गिरी नहीं होती तो तेरी बकरी मरी नहीं होती। बकरी की मौत का जिम्मेदार तू खुद है। हरिया को फांसी पे चढ़ा दो। सिपाही हरिया को ले जाकर फांसी के फंदे पर चढ़ाते हैं, पर फंदा बड़ा होता है और हरिया दुबला पतला होने के कारण फंदे पर झूल तो जाता है पर मारता नहीं है। इस कारण सिपाही हरिया को लेकर वापस राजा के पास आते हैं। महाराज, फंदा बड़ा है, हरिया दुबला पतला है, इसलिए हरिया फांसी देने पर मरता नहीं है। फंदा बड़ा है और हरिया दुबला पतला है, यही समस्या है ना? अरे तो किसी मोटे को पकड़कर फांसी पे चढ़ा दो। राजा का हुक्म मिलते ही सिपाही किसी मोटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। काजू कतली खाओ, प्रभु के गुड़ गाओ। अरे क्या बात है भाई? बात यह है पंडित, तू खा खा कर बहुत मोटा हो गया है और तुझे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म मिला है मुझे। अरे भाई, मोटा होने पर फांसी देना यह कहाँ का न्याय है? दरअसल बात यह है पंडित, कल हरिया को फांसी देने का हुक्म मिला था हमें, लेकिन जब हरिया को फांसी देने गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला और हरिया दुबला पतला था, तो वह फांसी देने से नहीं मरा। महाराज ने कहा किसी मोटे को पकड़ लाओ और फांसी पर चढ़ा दो, क्योंकि बकरी के मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी तो जरूरी है, नहीं तो नहीं मानी, मुझे उसकी ही सजा मिली है। गुरुजी, मुझे बचा लीजिए, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। मुझे बचा लो गुरुजी, मुझे बचा लो। तभी गुरुजी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। शिष्य, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस नगर में रहना खतरनाक है, मगर तुमने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। तो चिंता छोड़ दे, अब मैं आ गया हूँ। सुनो सिपाही, मेरे शिष्य को एक उपदेश देना है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। और गुरुजी देवानंद के कान में कुछ कहते हैं। अरे वाह गुरुजी, आपने तो कमाल कर दिया। मैं ठीक वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। चलो पंडित, फांसी के लिए तैयार हो जाओ।
पंडित, तू तो खुश हो रहा है। हम तुझे हलवा नहीं फांसी देने जा रहे हैं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। अब जल्दी से मुझे फांसी दे दो, जल्दी करो। नहीं सिपाही, फांसी पर मुझे चढ़ाओ। नहीं गुरुजी, स्वर्ग जाने से मुझे मत रोको, मुझे फांसी दे दो। क्या मामला है? तभी राजा मंत्री के साथ वहाँ आ जाते हैं। क्या मामला है? महाराज, गुरु कहता है मुझे फांसी पर चढ़ा दो, तो चेला कहता है मैं फांसी पे चढ़ूंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बताओ बाबा, तुम फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो? महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो कोई भी मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। महाराज, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मुझे फांसी दे दीजिए। नहीं नहीं, सजा मुझे मिली है तो फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा। खामोश।